गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट। ब्रस्ट टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से ऑनलाइन साइंस क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 9 प्रकाश के बारे में बात कर रहे थे, प्रकाश से संबंधित हम प्रकाश के परावर्तन और दर्पण के लिए हमने कल जो हमारा टॉपिक था वो दर्पणों पर प्रतिबिंब का बनना, उसके लिए हमने अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना हमने सीखा था। ठीक है, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। नेक्स्ट टॉपिक उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। हाँ भाई प्रिय छात्रों, देखिए जैसा कि हमने कल पढ़ा था अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब की जो स्थितियां थी हमारी कितनी थी? 6। कितनी स्थितियां थी? 6। किसके अनुसार? उन पर स्थित बिंदुओं के अनुसार। जैसे कि अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण का जिसका आंतरिक पृष्ठ क्या किया गया है? पॉलिश। बात करें इसका मध्य बिंदु, ये हमारा क्या कहलाता है? P, यानी कि ध्रुव। जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र बिंदु वो कहलाता है हमारा C, वक्रता केंद्र। इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा और इन दोनों के बिल्कुल मध्य में स्थित मुख्य फोकस, ये हमारा कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। हाँ भाई सुनिए, देखो जैसा कि उत्तल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण पर जो बने प्रतिबिंब होते हैं वो सदैव आभासी और दर्पण के कहाँ पर? पीछे प्राप्त होते हैं। कहाँ प्राप्त होते हैं? दर्पण के पीछे। साथ के साथ दूसरी विशेषता हमने ये भी पढ़ी थी कि यह दर्पण आपतित प्रकाश की किरणों को क्या करता है? परावर्तन के पश्चात फैला देता है। इसलिए इस दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इधर ध्यान से देखिए, इसका मतलब प्रतिबिंब बनने के नियमों में कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है? फैलाता है। अच्छा, अब आपको ये देखना भाई, इधर की ओर हमें ये भी सिखाया गया है कि हम सदैव प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो परावर्तक पृष्ठ की ओर, परावर्तक पृष्ठ किस ओर है? बाईं ओर। किस ओर है? बाईं ओर। तो इसका मतलब है कि बाईं ओर से ही हम प्रकाश की किरणें क्या करेंगे? आपतित करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्वयं कि यहाँ पर स्थिति के लिए हमारे कोई बिंदु केवल P, ठीक है। अब यहाँ पर दो ही स्थितियां बनेंगी अपनी। एक तो प्रकाश की किरणें हम कैसे डालेंगे? अनंत पर। एक तो वही प्रकाश की किरणें अनंत, यानी कि बिल्कुल मुख्य अक्ष के समानांतर। और दूसरी जो स्थिति होगी हमारी वो स्थिति कहाँ पर? अनंत और P के मध्य। अनंत और P के मध्य। देखिए स्थिति नंबर 10। वही हमें बिंब की स्थिति या फिर इसी को कभी कभी वस्तु की स्थिति भी बोला जाता है, जो हमें प्रश्न में मिलती है। तत्पश्चात हमें ये 3 बिंदु प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। अच्छा सुनिए भाई, मैंने आपको बताया था प्रश्न अनुसार आपको जो मिलेगा दर्पण और दर्पण पर वस्तु की स्थिति या बिंब की स्थिति। अब बिंब की स्थिति यहाँ पर प्रारंभ की स्थिति नंबर 1 जिसमें बिंब की स्थिति दी हुई है अनंत पर। कहाँ पर दी हुई है? अनंत पर। अच्छा देखिए सुनिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ शब्द अनंत आ जाए,
स्थितियों में जहां शब्द क्या आ जाए अनंत। इसका मतलब है कि यानी कि प्रकाश की किरणें आपस में, जो आपतित प्रकाश की किरणें वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ऐसी प्रकाश की किरणें कौन सी हैं? समानांतर। जब दो प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे के समानांतर होंगी तभी वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। तो समानांतर प्रकाश की किरणें क्या करनी है आपको? मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करनी है। किस पर? दर्पण। और दर्पण हमारा कौन सा है? उत्तल दर्पण। अच्छा सुनिए, मैंने आपको पहले बताया था स्थिति, जैसे ही आपको मिलती है बिंदु की स्थिति उसके वही 4 स्टेप। कितने स्टेप? 4। सबसे पहले उस बिंदु को इंगित कीजिए जो बिंदु की स्थिति में आपको मिला है। बिंदु को स्थित, बिंदु यहाँ पर अनंत मिला है तो अनंत का मतलब है यानी प्रकाश की किरणें कैसी है? समानांतर। दूसरा स्टेप कि उस बिंदु से दोनों प्रकाश की किरणों को क्या करना है? आपतित करना है। दो प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब बनने के नियमों के अनुसार हमने पढ़ा था कि प्रकाश की किरणें हम किसी गोलीय दर्पण पर कितने तरीके से या कितने प्रकार से? 4 प्रकार से डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही, तो प्रकाश किरणें अब आपतित करनी है। दूसरा स्टेप, आपतित करने के पश्चात तीसरा जो स्टेप है वो प्रकाश की किरणें उससे टकराएंगी। किससे? गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल। टकराने के पश्चात वो क्या होंगी? परावर्तित। परावर्तित प्रकाश की किरणों को इस रेखा चित्र पर प्रदर्शित कीजिए। स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 जिसमें परावर्तित प्रकाश की किरणें आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं उस बिंदु को हमें क्या करना है? उस बिंदु को प्रतिबिंब के रूप में मानना है। और उसी बिंदु, यदि वो बिंदु मुख्य अक्ष रेखा पर नहीं है तो ऊपर या नीचे हो तो हमें उस पर लंब डाल करके मुख्य अक्ष रेखा पर उसकी स्थिति पहचाननी है कि वो कहाँ प्राप्त हो रहा है। तो वही 4 स्टेप जिनसे हमें इन चीजों का आकलन। अब ध्यान दीजिए, बिंब की स्थिति अनंत पर दी हुई, तो मैंने क्या किया? अनंत के लिए प्रकाश किरणें समांतर डाली। अब बताइए, आपको पता है अच्छी तरीके से कि टकराने के पश्चात ये प्रकाश की किरणें फैलाता है, लेकिन फैलाएगा किस तरीके से? कि पीछे की ओर, ये इस तरीके से। इसने प्रकाश की किरण को इस प्रकार और इसने प्रकाश की किरण को इस प्रकार क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे के कैसे? तिर्यक दिशा में, यानी कि यहाँ पर दूरी पास है और आगे जाएंगे और दूरी बढ़ेगी और आगे जाएंगे और दूरी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि और जितना भी हम अंतरिक्ष में आगे की ओर जाएंगे तो ये इनके मध्य की दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वही कल्पना के लिए अपन क्या करेंगे? वही प्रकाश की किरण को पीछे की ओर डॉट डॉट हमने क्या किया? इन प्रकाश की किरणों को डॉट डॉट यानी कि काल्पनिक कल्पना अनुसार पीछे की ओर निकाला। जहां पर प्रतिबिंब बनने के नियमों के अनुसार मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण पर तो प्रकाश की किरणें समांतर जो होती हैं वो सदैव कहां से? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और जबकि उत्तल दर्पण के लिए बोला था कि गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो यहाँ पर ये गुजरती हुई डॉट डॉट प्रकाश की किरण यदि है तो वो इसका मतलब है कि गुजरती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। गुजरती हुई क्या हो रही है? प्रतीत। किससे? मुख्य फोकस से। किससे हो रही है भाई? मुख्य फोकस से। इसका मतलब तीसरा काम हो गया। अब आपको देखना है कि वो बिंदु कहाँ है? कहां पर है? मुख्य अक्ष पर, F पर। इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति कहां प्राप्त हो रही है? F पर। अब बात करें आकार की, तो आकार तुलना के लिए अगर बात करें तो ये तुलनात्मक कैसा है? छोटा। और छोटा भी कैसा? बिंदु साइज है। बिंदु साइज में। ठीक है, अब बात करें प्रकृति की। प्रकृति के लिए मैंने आपको एक चीज बोली, जहां प्रकाश की किरण हम डॉट डॉट यदि प्राप्त करते हैं या जिस प्रकाश की किरण को हम अपने अनुसार कल्पना करके जिस प्रकाश किरण को निकाला जाता है वो प्रकाश की किरण कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक। एवं आभासी है तो इसका मतलब कैसा? सीधा। कैसा है भाई? सीधा। तो आभासी एवं सीधा ये किसकी? इस बिंब की स्थिति के अनुसार इस प्रतिबिंब की क्या है? प्रकृति।
प्रतिबिंब की क्या है ये प्रकृति। तो स्थिति नंबर फर्स्ट बिल्कुल साधारण सी ये है आपके सामने। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। जैसे ही बिंब की स्थिति हमें मिली अनंत, और वहां प्रश्न में यही चीज मिलेगी आपको, दर्पण और बिंब की स्थिति या वस्तु की स्थिति की। वस्तु है जो साहब अनंत में स्थित है, वस्तु कहाँ स्थित है अनंत पर। तो बताइए उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा, प्रतिबिंब की कैसी प्रकृति होगी। तो वो आपको ये तीनों चीज ये आपको इस रेखा चित्र के अनुसार ज्ञात करनी है। रेखा चित्र के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको दर्पण बनाना है, दर्पण पर PFC और मुख्य अक्ष रेखा प्रदर्शित करनी है, मुख्य अक्ष रेखा दोनों ओर। ठीक है, अब मुख्य अक्ष रेखा पर हमने क्या किया, ये करने के पश्चात जैसे हमें बिंदु की स्थिति मिली तो उस बिंदु को हमने क्या किया, तो अनंत के लिए आपको ध्यान रखना है, अनंत के लिए आपको प्रकाश की किरणें कैसे आपतित करनी है, समानांतर। दो प्रकाश की किरणें कम से कम चाहिए प्रतिबिंब के लिए, तो वो प्रकाश किरणें कैसे है समानांतर। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। ये समानांतर प्रकाश की किरणें जैसे ही हमने आपतित की तो आपतित के पश्चात ये बिंब की स्थिति हमारी प्राप्त हो गई। अब हम आपतित करते हैं तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। फैलाने के पश्चात हम देखते हैं कि प्रतिबिंब जो बनने के नियम उसके अनुसार ये प्रकाश की किरण पीछे जो कहां से गुजरती हुई प्रतीत होती है, F से। ये भी प्रकाश की किरण कहां से गुजरती हुई, F से। तो आपस में एक दूसरे ने प्रतिच्छेद कहां किया है, F। तो ये बिंदु किसका है, प्रतिबिंब। ये जो स्थिति प्राप्ति हो किसकी है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति F पर, प्रतिबिंब का आकार इसके अनुसार हमने निकाला, तो वो आकार हमारा कैसा है, बिंदु साइज में छोटा, और प्रकृति डॉट डॉट प्रकाश की किरण है, तो इसका मतलब आभासी एवं सीधा। ये हो गई आपकी स्थिति नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, स्थिति नंबर 2 सेकेंड स्थिति के अनुसार हमें दूसरा बिंदु कहां प्राप्त होता है, P और अनंत के मध्य। और कोई यहां पर बिंदु है ही नहीं, स्थितियां तो और भी बनती लेकिन बने कैसे, यहां पर कोई बिंदु है ही नहीं, केवल बिंदु बचा है हमारे पास कौन सा है, P और अनंत के मध्य। P पर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पर वो द्वारक उस दर्पण का आ जाता है। तो इसका मतलब अगली जो वस्तु की स्थिति हमें मिली है वो P व अनंत के मध्य। जैसे ही वही स्टेप आते हैं आपके, जैसे हमें बिंदु की स्थिति मिली P व अनंत के मध्य, तो हमें क्या लेना है, बिंदु लेना है। तो हमने साथ ये बिंदु ले लिया। जितना नजदीक लें आसान होता है तरीका, सरल है। अपन जितना दूर रखेंगे तो सब बिंदु वहां से और इस पर पैमाना हमें मिलाना है इधर की ओर डॉट डॉट, क्योंकि हमें पता है कोई प्रकाश की किरण बिल्कुल कहां पर है, सी पर आपतित होती हुई। तो सी पर हम कोई प्रकाश की किरण डाल दें तो इधर से सी तो पार जाने नहीं है भाई, पार तो प्रकाश की किरण, तो सी पर यदि कोई प्रकाश किरण है तो जिस पथ से वो आई इसी पथ से वापस लौट गई। फिर उसकी कल्पना हम करते हैं डॉट डॉट के रूप में, कहां से गुजरते हुए, सी से। कहां से गुजरते हुए, सी से। तो ये बिंदु ले लिया हमने, ले लिया साहब बिंदु। एक प्रकाश की किरण बिल्कुल फिक्स है, पहले से बता रहा हूं मुख्य अक्ष के समानांतर है। पहली प्रकाश की किरण तो हमने मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित कर दी। ठीक है, उसके पश्चात दूसरी प्रकाश की किरण में डाल रहा हूं सी। तो ये बिंदु और ये बिंदु पैमाना बिल्कुल सीधा आपको इस तरीके से। तो ये भी आपने प्रकाश की किरण कैसे डाली हमने, ये प्रकाश की किरण ये डाली हमने बिल्कुल इस बिंदु से, इस बिंदु पर हमने लंब डाल करके पता चला लिया कि भाई ये मुख्य अक्ष के कहां पर स्थित है, अनंत और P के मध्य, अनंत और P के मध्य। ये तो बिंब की स्थिति थी, ये प्रकाश की किरण है। ये आपतित जिस रास्ते से हुई, प्रतिबिंब नियम के अनुसार परावर्तित प्रकाश की किरण भी इसी रास्ते से वापस लौट जाती है, जैसे गई और वापस यहीं से सीधी की सीधी ही निकल गई। और ये मुख्य अक्ष के जो समांतर वो प्रकाश की किरण कहां से,
वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रकाश की किरण कहाँ से होते हैं गुजरती हुई प्रतीत होगी? सी से। ये प्रकाश की किरण कहाँ से? एफ से। आप देखिए गुजरती हुई जो प्रतीत हो रही है वो प्रकाश की किरणें आपस में प्रतिच्छेद कहाँ कर रही हैं? इस बिंदु पर। इस बिंदु पर लंब डाल करके आप देख सकते हैं ये बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? कहाँ प्राप्त हो रहा है भाई? P और F के मध्य। P और F के मध्य। तो सीधी सी बात है, प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त हो गई। इसका मतलब क्या हुई? P व F के मध्य। P व F के मध्य। ठीक है। बात करें प्रतिबिंब के आकार की, तो आकार ये बिंब का है और ये प्रतिबिंब का है। इसका मतलब आकार कैसा है? छोटा। और प्रकृति की बात करें तो डॉट डॉट प्रकाश की किरण देखने को मिल रही है जहां पर हमने आपस में एक दूसरे को, बिल्कुल इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी एवं, जिस शब्द का मैं कह रहा था, मुख्य अक्ष के ऊपर, यदि मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त होता प्रतिबिंब तो कैसा होता? उल्टा। और ये मुख्य अक्ष के कहां प्राप्त हो रहा है? ऊपर। इसका मतलब सीधा। ये स्थिति नंबर 2। आप सुनिए, देखो भाई, बिल्कुल साधारण सी सीधी सी बात है। जैसे हमें बिंब की स्थिति मिली, हमने रेखा चित्र बनाया। रेखा चित्र पर हमने क्या किया? स्थिति के अनुसार दो प्रकाश का एक बिंदु लिया, बिंदु से दो प्रकाश की किरण डाली साहब। एक प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर ये, और एक प्रकाश की किरण बिल्कुल सी पर आपतित होते हुए हमें प्रदर्शित करनी है कि बिंदु अपन को क्या करना है? ये बिंदु और इस सी बिंदु को पैमाना लंबा लगा करके आप यहां तक तो ये प्रत्यक्ष, उसके बाद में ये डॉट डॉट होकर के गुजरती हुई हम क्या करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो उसी अनुसार तो ये प्रकाश की किरण तो प्रतिबिंब बनने के नियम अनुसार परावर्तन पश्चात क्या होगी? F से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये प्रकाश की किरण प्रतिबिंब बनने के नियम के अनुसार परावर्तन पश्चात क्या होगी? सी से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें आपस में प्रतिच्छेद कहाँ कर रही हैं? इस बिंदु पर। इस बिंदु पर हमने लंब डाल करके देखा कि ये बिंदु हमारा कहाँ प्राप्त हो रहा है? P व F के मध्य। तो ये तो हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है। आकार की बात करें तो मैंने बताया था मुख्य अक्ष से आपको सीधा देखना है, तो यहाँ दिख रहा है ये बड़ा है और ये कैसा है? छोटा। तो इसकी तुलना में ये कैसा है? छोटा। और प्रकृति आभासी एवं सीधा। अब मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, उत्तल दर्पण के उपयोगों में हमने पढ़ा था। दूसरा जो उपयोग था कि इसमें बनने वाले प्रतिबिंब, इसका उपयोग हम प्रतिबिंब छोटा और सीधा, प्रतिबिंब छोटा और सीधा प्राप्त करने में किया जाता है। दूसरा नंबर 2 उपयोग आप देख सकते हो पिछला, तो वो छोटा और सीधा देख लो। यानी कि यहाँ पर बिंब का आकार क्या है? बड़ा, और उसका प्रतिबिंब हमें क्या प्राप्त हो रहा है? छोटा। मैंने बताया था कि वाहनों में जो पश्च दृश्य दर्पण पीछे की जो लगा होता है, उस दर्पण में पीछे खड़ी हुई बस जिसका आकार बड़ा है, यानी कि वस्तु हो गई वो, और उसका आकार हमें दर्पण में इतने से छोटे से दर्पण में दिखाई दे रहा है उसका प्रतिबिंब। इसका मतलब दर्पण में कहीं ना कहीं उसका प्रतिबिंब कैसे बना है? छोटा। तभी तो वो दर्पण में आ गया। अगर बड़ा ही प्रतिबिंब बनता तो दर्पण में आता नहीं। तो इस उपयोग का ये है। ठीक है भाई, ये हो गए आपके गोलीय दर्पणों पर प्रतिबिंब बनना। दोनों मैंने आपको बता दिए, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण पर भी। तो अवतल दर्पण पर तो स्थिति हमारी कितनी है? 6। अवतल दर्पण पर तो कितनी है? 6 स्थितियां हैं। ठीक है भाई। और उत्तल दर्पण के लिए स्थितियां कितनी हैं? 2। तुम कहीं ये सोच रहे हो भाई छात्रों, ये सोच रहे साहब यहाँ तो 6 ही और यहाँ तो चलो मेहरबानी कर दी, हमका उत्तल दर्पण पे केवल कितनी है? 2। कोई मेहरबानी नहीं है। यहाँ पर स्थितियां बनी कितनी रही हैं? 2 ही बन रही है, क्योंकि 2 ही बिंदु मिल रहे हैं उसको। बिंब जो है बिंब की स्थिति के अनुसार 2 ही बिंदु मिल रहे हैं। एक तो अनंत वाला मिल रहा है, तो एक P और अनंत के मध्य, और यहाँ कहीं कोई बिंदु नहीं है। नहीं तो बिंदु होते तो वही स्थितियां कितनी होती? 6 ही होती। तो स्थितियां दर्पणों के लिए कुल टोटल कितनी हो गई? 6 और 2 8। तो 8 स्थितियों का आपको अच्छे तरीके से रफ में यही रेखा चित्र बना करके वही स्टेप तरीका वही होना चाहिए। आप डायरेक्ट साहब ये बने बनाए को याद कर रहे हो साहब, ऐसे ऐसे ही हो तो, और देख दाख करके फिर ये सोचे साहब अब यहाँ बनाया, नहीं बनेगा। वही तरीके से स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप जो मैंने आपको बताया स्थितियों में विशेषकर ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप बिंब की स्थिति के अनुसार बिंदु इंगित करना, पहला स्टेप ध्यान से सुन लो।
आपको ध्यान रखना है, जैसे हमें बिंब की स्थिति मिली है तो हम इतना तो कर ही लेंगे साहब, ये तो हमने बना ही लिया PFC, इसको प्रदर्शित करते बस दर्पण बनाया है हमने, जो सा दर्पण हमको मिला है। पहले स्टेप के अनुसार तो हमें क्या है, इसका बिंदु इंगित करना है। दूसरा स्टेप, उस बिंदु से दो आपतित प्रकाश की किरणें, और दो आपतित प्रकाश की किरणों में मैंने बता दिया, एक तो फिक्स है आपकी कौन सी, अनंत वाली, सॉरी समानांतर वाली, कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण एक तो आपको डालनी है, दूसरी उस बिंदु के अनुसार, और दूसरी जहां तक अगर कोई सी पर नहीं है, एक स्थिति है आपके अवतल दर्पण में सी पर, उसमें छोड़ करके बाकी सब में आप कौन सी प्रकाश की किरण डालो, दूसरी सी पर। क्यों, आने वाली और जाने वाली एक ही प्रकाश की किरण होती है, उसी को आपतित और उसी को परावर्तित के रूप में। तो दूसरा स्टेप आपतित प्रकाश किरण। तीसरा स्टेप परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात तो प्रतिबिंब बनने के नियम के अनुसार वो प्रकाश किरण जहां से गुजरती है वो आपको उनको क्या करना है, गुजारना है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है तो वहां से उनको प्रतीत करना है। तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में केवल आपको देखना है कि जो परावर्तित प्रकाश किरणें हमने गुजारी है वो आपस में एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु पर जहां प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु पर यदि वो मुख्य अक्ष पर ही स्थित है तब तो सीधा बिंदु आपको प्राप्ति हो जाएगा, यदि मुख्य अक्ष के ऊपर या मुख्य अक्ष के नीचे तो उस पर लंब डाल करके आप उसकी स्थिति को पहचान सकते हो। जैसे हमने इसको पहचाना है, भाई यहाँ पर लंब डाला तो ये कहाँ है, P और F के ही मध्य में स्थित है। मध्य का मतलब ये नहीं है साहब बिल्कुल बीच में ही होना चाहिए, नहीं, मध्य का मतलब है कि यहाँ पे भी बिंदु होगा तो उसको भी मैं क्या कहूँगा, P और F के मध्य, बिल्कुल F के पास में होगा तब भी इसको क्या बोलेंगे हम, P और F के मध्य। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये स्थितियां आपकी कंप्लीट। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है। अब देखो सुनो, अब तक हमने स्थितियों के बारे में, अब हम बात करते हैं यही स्थितियों पर ही हमारे क्या है, आंकिक प्रश्न है। आंकिक प्रश्नों को हम किस तरीके से सॉल्व करना है, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ उनके बारे में पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ फॉर्मूलेज हैं और कुछ आपके सिद्धांत या नियम। ठीक है, तो जैसे पहला टॉपिक इसका है वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के मध्य संबंध। हाँ भाई देखो सुनो, के मध्य संबंध। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे कोई भी दर्पण होता है हमारा, जैसे ये अवतल दर्पण, तो इसके लिए मैंने बताया ये भाई P C और इसको मैंने बताया लगभग मध्य में F, और इनको मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष। मुझे पता है कि P और C, ये भी परिभाषा मैंने बताया भाई, आप बता सकते हो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, वो आपको पता है अच्छे तरीके से, पहले हमने पढ़ा है। मैं इसलिए बता रहा था कि कोई भी आगे आकर के हम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और किसके, वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को तो बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम किससे, R से प्रदर्शित करते हैं। और फोकस दूरी यानी कि किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी, उसको बोला जाता है फोकस दूरी, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, स्मॉल f से। इनके मध्य संबंध भाषागत मैंने आपको, देखो यहां पर इसको हम प्रूफ भी करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत आपके 3 प्रमेय हैं, उनके बारे में हम अंत में चर्चा करेंगे। तीनों प्रमेय में एक ये भी संबंध, जो फॉर्मूले जो निकल कर आते हैं, दर्पण सूत्र है उस पर है आपके ये, इसके मध्य संबंध इस पर एक प्रमेय है, तो उनको हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो इसके मध्य संबंध बिल्कुल सीधा सा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का जो मान होता है वो वक्रता त्रिज्या के दुगने मान के बराबर होता है। कितने मान के बराबर, दुगने मान के बराबर। अथवा इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि किसी गोलीय दर्पण, सॉरी वक्रता त्रिज्या के
आधे मान के बराबर। किसका? फोकस दूरी का मान। फोकस दूरी का जो मान होता है वो सदैव वक्रता त्रिज्या के आधे मान के बराबर होता है। इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी के दुगने मान के बराबर होती है, 2f। बिल्कुल साधारण सा फॉर्मूला है, जो सूत्र है, इनके मध्य जो संबंध है, इसका मतलब कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी का जो मान होता है वो तो वक्रता त्रिज्या के आधे मान के बराबर होता है। या फिर के बोले किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान उसकी फोकस दूरी के दोगुने मान के बराबर होता है। आपसे बिल्कुल साधारण से प्रश्न आते हैं, इसी 1 नंबर का 2 नंबर का पूछ लिया जाता है, भाई कहें कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का मान 50 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी का मान कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो आपसे वहीं पर पूछ ली जाती है कि बताओ इसकी वक्रता त्रिज्या का मान होगा। तो आप बिल्कुल साधारण कह सकते हो कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इस फॉर्मूले को, यहाँ पर पूछा कौन सा फॉर्मूला है, इसको लगाना है भाई, वक्रता त्रिज्या। इन फॉर्मूलों के बारे में जानते हैं, हम जानते हैं। तो R बराबर क्या होता है? 2f। सीधा सा फॉर्मूला लगाना है आपको, और सीधा सा फॉर्मूला लगा करके R बराबर 2 गुणा 50, इसका मतलब R बराबर 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब है किसी भी प्रश्न में हमें वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी में से किसी एक का मान हमें मिला हो, तो इन फॉर्मूलों के आधार पर हम दूसरे का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके डायरेक्ट आपको क्या करने हैं? याद करने हैं। ठीक है भाई, इनके मध्य संबंध तो आप बिल्कुल सीधी बात कहोगे, बिल्कुल जैसे कि हम बोलते हैं भाषागत कि किसी गोलीय दर्पण पर वक्रता त्रिज्या का मान, किसी गोलीय दर्पण पर वक्रता त्रिज्या का मान सदैव फोकस दूरी के दुगने मान के बराबर होता है। तो उसमें तो आप ये लिखोगे नीचे, अर्थात अगर दूसरी है कि अथवा में आप ये भी कह सकते हैं किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का मान सदैव वक्रता त्रिज्या के आधे मान के बराबर होता है। मैंने आपको उसके आधार पर एक सवाल भी समझा दिया कि ऐसे सवाल आते हैं, डायरेक्ट आता है। ये तो जैसे ये आपका स्मॉल है, तो आपसे डायरेक्ट सवाल आता है कि भाई किसी गोलीय दर्पण, अब गोलीय दर्पण में दोनों कोई से भी दे सकते हैं, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण दो चाहे उत्तल दर्पण दो, आपके लिए जो फोकस दूरी का मान दिया हुआ है उसका क्या मान होगा? वक्रता त्रिज्या का मान है दुगना मान। कितना मान होगा भाई? दुगना। तो और यदि आपको वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ है तो आपको फोकस दूरी का मान निकालना क्या करना पड़ेगा? उसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। तो वो वहां से क्या निकल जाती है? उसकी फोकस दूरी का मान निकल आता है। आ गया भाई? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। इनका उपयोग, इन फॉर्मूलों का उपयोग हम कहां पर करेंगे? कहां पर करेंगे भाई? आंकिक प्रश्नों को हल करने में। किन प्रश्नों को भाई? आंकिक प्रश्नों को हल करने में। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, जिसको न्यू काट के चिन्ह परिपाटी में बोला जाता है। गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। अच्छा, चिन्ह परिपाटी मतलब है कि यानी कि दर्पण दूरी, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, आपके ये फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, इन सबको चिन्हों के साथ प्रदर्शित करना। तो गोलीय दर्पण के लिए इसमें क्या है? देखो बिल्कुल साधारण सी बात है कि इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जैसे ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, जिसका ये मध्य बिंदु क्या है? P। ठीक है भाई। अब सुनिए देखो, और ये हमारी मुख्य अक्ष रेखा। ठीक है। अब देखो सुनो, यहां पर अगर बात करें हम,
तो ये हमारा एफ, ये हमारा सी, और ये जो है हमारी पूरी क्या है, मुख्य अक्ष रेखा। अब देखिए सुनिए, बोलिए दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, नियोकार्तीय चिन्ह परिपाटी के नाम से इसको जाना जाता है, नियोकार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसका उपयोग हम दर्पणों पर आंकिक जो प्रश्न होते हैं उन आंकिक प्रश्नों को हल करने में इसका उपयोग किया जाता है। इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार सर्वप्रथम पहला जो बिंदु है कि इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो गोली दर्पण पर स्थित जो P है यानी कि ध्रुव है P को क्या मानते हैं, मूल बिंदु माना जाता है। क्या माना जाता है भाई, P को मूल बिंदु माना जाता है, P को। अच्छा, ये जो मुख्य अक्ष रेखा है, मुख्य अक्ष रेखा है, इस मुख्य अक्ष रेखा को, मुख्य अक्ष को क्या माना जाता है, एक्स अक्ष। क्या माना जाता है, एक्स अक्ष। ठीक है, ये जो हमारा द्वारक है यानी कि ML, इसको द्वारक ML को कौन सा, y अक्ष। क्या मानते हैं भाई, y अक्ष। तो ये तो हमारा हो गया x अक्ष, और ये हमारा हो गया y अक्ष। ठीक है भाई, यानी कि आपने कभी मैथमेटिक्स में अगर आपने पढ़े हो चतुर्थांश 4 जिसमें ग्राफीय निरूपण के लिए हम जो बात करते हैं उसमें भी वही x अक्ष और y अक्ष के आधार पर इस दर्पण को हमने इस तरीके से, इसका जो ध्रुव है इसको हमने क्या मान लिया, मूल बिंदु। मूल बिंदु। अच्छा सुनिए, देखिए इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने ये चीजें आपको बताई। पहली तो ये, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार सर्वप्रथम यानी कि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो सदैव किस ओर से, बाईं ओर से। सदैव किसकी ओर, किस ओर से, बाईं ओर से। यानी कि इस दर्पण पर इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो बिंब जो होगा, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो बिंब जो सदैव होगा वो किस ओर होगा, बाईं ओर। तो सदैव यानी कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो सदैव किस ओर से, आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें सदैव किस ओर से, बाईं ओर से। बाईं ओर से आपतित की जाती है। इसका मतलब बिंब सदैव किस ओर होगा, बाईं ओर। बिंब सदैव क्या होगा, बाईं ओर स्थित होता है। अब जब बिंब सदैव बाईं ओर होगा तो अब देखो सुनो, इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार अब जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो दूरियां हैं, इस मुख्य अक्ष के, चाहे वो बाईं ओर चाहे वो दाईं ओर, जो दूरियां होती हैं वो उनको अलग अलग चिन्हों से, अलग अलग चिन्हों से कैसे, दूरियों को यानी कि अलग अलग चिन्हों से, दूरियों को अलग अलग चिन्हों से कैसे, जो बाईं ओर दूरी है, बाईं ओर, उसको तो किस चिन्ह से, ऋणात्मक। उस दूरी को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। और दाईं ओर जो दूरी होती है, कौन सी दूरी, दाईं ओर, दाईं ओर जो दूरियां होती हैं वो किससे, उसको धन के चिन्ह से प्रदर्शित किया जा सकता है। यह कहने का मतलब है कि आपको पता है बिंब बाईं ओर, तो बिंब यानी कि इस मूल बिंदु से बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है। तो बिंब दूरी सदैव किसमें होगी, ऋणात्मक, तो क्योंकि ये तो फिक्स है भाई। आप इस प्रकाश की किरणें सदैव किससे, बाईं ओर से, तो बिंब सदैव कहाँ होगा, बाईं ओर। बिंब सदैव कहाँ होगा, बाईं ओर। तो बिंब बाईं ओर होगा तो इसका मतलब बिंब की जो दूरी होगी वो सदैव किसमें होगी, ऋणात्मक चिन्ह से। इस प्रकार तो इसका मतलब है कि इधर की ओर मापी गई दूरियां किस चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से। किस चिन्ह से, ऋणात्मक चिन्ह से। इसी प्रकार दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक चिन्ह से, दाईं ओर मापी गई दूरी किस चिन्ह से, धनात्मक चिन्ह से।
ये तो हो गई दूरियां, ठीक है, मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर बाईं ओर और दाईं ओर। इसी प्रकार मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष रेखा के नीचे की ओर। मुख्य अक्ष रेखा के ऊपर की ओर जो मापी गई दूरियां होती हैं ऊपर की ओर, वो सदैव किस चिन्ह से, धन चिन्ह से। ऊपर की ओर जो मापी गई दूरियां हैं उसको किस चिन्ह से, धन चिन्ह से। और नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋण चिन्ह से। नीचे की ओर मापी गई दूरियां किससे, ऋण चिन्ह से। इनको ये बाईं ओर, इसी प्रकार इनको हम दाईं ओर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊपर की ओर किससे, धन चिन्ह से, और नीचे की ओर ऋण चिन्ह से। तो ये हमारे आपको इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, कार्तीय चिन्ह परिपाटी न्यू कार्तीय, ठीक है, न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हमारे कुछ जो हमें आगे आंकिक प्रश्नों में, आगे आने वाले जो आंकिक प्रश्न है हमारे, उन प्रश्नों में इन चिन्हों का प्रयोग करना है। कैसे करना है, जब सवाल करेंगे जब हम और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। आपको ये चीजें याद करनी है। कहो तो ये प्रश्न डायरेक्टली आ जाता है कि गोलीय दर्पणों पर न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी को समझाइए। तो समझाने के लिए ये आपका रेखा चित्र है जो आपके नोट्सों में बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों में बना हुआ है। और ये उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आंकिक प्रश्नों को हल करने में सहायता मिलती है या फिर उनको हल किया जाता है। इसके अनुसार न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार एक बार फिर कोने में दोहरा देता हूं आपके सामने कि P को, जो P यानी कि किसी गोली दर्पण पर जो ध्रुव होता है उसको मूल बिंदु माना जाता है, मूल बिंदु माना जाता है। इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो मुख्य अक्ष रेखा होती है उसको एक्स अक्ष, मुख्य अक्ष रेखा, ये हमारी मुख्य अक्ष रेखा, इसको तो एक्स अक्ष माना जाता है। और द्वारक जो हमारा होता है MN, ये द्वारक, इसको वाई अक्ष माना जाता है। इसको क्या माना जाता है, वाई अक्ष। इसका मतलब इस वाई अक्ष के तो बाईं ओर और दाईं ओर, इस एक्स अक्ष के ऊपर की ओर और एक्स अक्ष के नीचे की ओर, ये अलग अलग पार्ट डिवाइडेशन हो जाते हैं जिसमें ये मूल बिंदु, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं कि सदैव प्रकाश की किरण जो होती है, आपतित प्रकाश की किरणें होती है, वो सदैव गोलीय दर्पण पर किस ओर से, बाईं ओर से, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर किस ओर से आपतित की जाती है, बाईं ओर से। अब सीधी सी बात है, जब प्रकाश की किरणें बाईं ओर से आपतित की जाएंगी तो आपतित प्रकाश की किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या कहलाता है, हम स्थितियों में हमने पढ़ा है, क्या कहलाता है हमारा, बिंब। क्या कहलाता है भाई, बिंब। तो बिंब, इसका मतलब है जो बिंब की और सब दूरियां, जो दूरियां होती हैं वो किस बिंदु से, इस बिंदु से। दूरियां जो मापी जाती हैं वो किस बिंदु से मापी जाती हैं, P से। किससे मापी जाती है, P से। बाईं ओर भी और दाईं ओर भी P से ही मापी जाती है। तो जो दूरियां हैं यानी कि बिंब की ध्रुव से दूरी वो कहलाती है बिंब दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी वो कहलाती है प्रतिबिंब दूरी, मुख्य फोकस की बिंब से दूरी फोकस दूरी, वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी वक्रता त्रिज्या। तो सभी दूरियां जो है वो किससे, मूल बिंदु P से मापी जाती हैं। तो दूरियों की अगर हम बात करें तो बाईं ओर मापी गई जो दूरियां हैं वो तो किस चिन्ह से, माइनस से। उसको हमें किससे, माइनस यानी कि ऋणात्मक से प्रदर्शित हमें करना होता है, ऋणात्मक से प्रदर्शित करना है। और दाईं ओर मापी गई दूरियां, क्योंकि हमने प्रतिबिंब में जो स्थितियां जो हमारी बनी है उसको हमने देखा था दोनों ओर, प्रतिबिंब बाईं ओर भी बन रहा है तो प्रतिबिंब दाईं ओर भी बन रहा है। तो प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा तो वो प्रतिबिंब कैसा, धनात्मक, और बाईं ओर बनेगा तो वो प्रतिबिंब दूरी हमारी कैसी होगी, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बिंब सदैव, चाहे बिंब हमने वो किसी भी गोली दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए लिया हो तो चाहे उत्तल दर्पण के लिए हो, दोनों ही दर्पणों के लिए बिंब जो हमारा होता है वो किधर होता है, बाईं ओर स्थित होता है। कहाँ होता है, बाईं ओर। तो इसलिए बिंब दूरी फिक्स है इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि बिंब दूरी सदैव किस में आएगी, माइनस में। बिंब दूरी सदैव किस में आएगी, माइनस में। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहां तक हो गया, ये तो हो गई समांतर दूरी मुख्य अक्ष से।
अब है मुख्य अक्ष के ऊपर और मुख्य अक्ष के नीचे। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरी किस चिन्ह से? ऊपर की ओर मापी गई दूरी तो किससे? धन चिन्ह से। और जबकि नीचे की ओर मापी गई दूरी किस चिन्ह से? ऋण चिन्ह से। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु किसके अनुसार है? न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। हमें जो आंकिक प्रश्न जो मिलते हैं उन प्रश्नों में हमें जो चिन्हों का उपयोग जो करना है वो किसके अनुसार करना है? इसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार करना है। कि हमें वहां सवाल में अगर बिंब दूरी मिली हुई है 50 सेंटीमीटर, बिंब दूरी हमारी क्या मिली हुई है? 50 सेंटीमीटर के साथ कोई वस्तु स्थित है, इसका प्रतिबिंब, तो इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमें वो सवाल सॉल्व करने से पहले ही उस बिंब दूरी को 50 सेंटीमीटर के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस लगाना होगा। तो इस तरीके से इस कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग हम करते हैं। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यही है। ये तो आपके आगे एक ही बिंदु में कि इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसी गोलीय दर्पण के P को मूल बिंदु माना जाता है, मुख्य अक्ष रेखा को x अक्ष माना जाता है, द्वारा MN को y अक्ष माना जाता है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया। उसके पश्चात में दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि प्रकाश की किरणें जो होती है इस चिन्ह परिपाटी न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सदैव प्रकाश किरणें बाईं ओर से आपतित की जाती हैं। सदैव किस ओर से? बाईं ओर से आपतित की जाती है। अर्थात बिंब जो दूरी होती है, बिंब जो स्थित होता है वो सदैव बाईं ओर स्थित होता है, इसलिए बिंब दूरी भी सदैव किस ओर? बाईं ओर। अब उसके पश्चात तीसरा जो पॉइंट है 1, 2, तीसरा पॉइंट ये है कि जो दूरियां हैं किसी गोलीय दर्पण पर इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसी गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर मापी गई दूरियां, मुख्य अक्ष के समांतर मापी गई दूरियां, जो बाईं ओर जो दूरी है उसको तो ऋणात्मक चिन्ह से और दाईं ओर जो दूरी है उसको धनात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। अब चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, देखो ये हमने धनात्मक, ये हमने धनात्मक, ये ऋणात्मक और ये हमने ऋणात्मक। तो यानी कि बाईं ओर मापी गई ऋणात्मक चिन्ह से और दाईं ओर मापी गई धनात्मक चिन्ह से। तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। चौथा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां, या दूरी कह सकते हो या फिर ऊंचाई, आप ऊंचाई भी बोल सकते हो। ऊंचाई, ऊपर की ओर जो मापी गई ऊंचाई है उसको धनात्मक चिन्ह से और नीचे की ओर मापी गई ऊंचाई को किससे? ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। यही हमारी क्या है? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी या न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहलाती है। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारी क्या है? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, इसके अनुसार हमें क्या करना है? केवल आंकिक प्रश्नों में चिन्हों को प्रदर्शित करना है। केवल किसको प्रदर्शित करना है? चिन्हों को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारी बात करते हैं अच्छा चलिए समय इतना ही, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है दर्पण सूत्र और आवर्धन क्षमता, जो लास्ट आंकिक प्रश्नों के लिए या दर्पणों के लिए एक लास्ट टॉपिक है। उस पर फिर हम आधारित किसको? आंकिक प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ तक आपको, जहाँ तक जो मैंने कराया है ये आपको साथ के साथ याद हो जाना चाहिए। जैसे मैंने स्थितियों के लिए आपको बताया था कि स्थितियों के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द और प्रतिबिंब बनने के नियमों को याद होने चाहिए, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम स्थितियों को आसानी से समझ सकते हैं। उसी प्रकार आपको आंकिक प्रश्नों को मैं यहाँ पर प्रश्न आपके लिए 2, 4, 5 जितने भी एग्जाम्पल होंगे, उदाहरण, उनको हम कराएंगे और उन उदाहरणों को हम समझ तभी पाएंगे जब आप इन सब चीज़ों को साथ के साथ क्लियर करते हुए, यानी कि याद करते हुए चलोगे, समझते हुए। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो हम आपके साथ हैं, आप उस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए। जब भी हम कभी आपके संपर्क में आते हैं तो आप उनसे उन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हो। ठीक है भाई, एक मैंने जो कल भी आपको बताया था कि हमारे जो भी नए विद्यार्थी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं उनको केवल करना क्या है?
कि ब्रज टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से ही चैनल है यूट्यूब पर डायरेक्ट, और उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे वो पीछे जिन वीडियो से रह गए हैं, जो हमने इस पार्ट को, हमें लगभग ये लेक्चर नंबर 8 है हमारा, तो जैसे आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले जो भी लेक्चर इस पार्ट से संबंधित आपको मिले हैं तो वो उस यूट्यूब पर डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी हमसे संपर्क करना है आपको, जो भी नए विद्यार्थी, तो वो संपर्क के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने हेतु आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा और अपना नंबर आपको हमें बताना पड़ेगा। आप अपना नंबर बताइए कि ये सर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमारे लिए नोट्सों को भी भेज दें। वीडियो आप यूट्यूब से ग्रहण कर सकते हो और नोट्सों को आपको व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है लगातार उस ग्रुप में। तो ध्यान रखना है, कोई भी विद्यार्थी इससे वंचित ना रहे। धन्यवाद।